Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 10th शेड्यूल को लेकर। महाराष्ट्र असेंबली से संबंधित ये न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने मिलेगी। देखिए हुआ क्या है, महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर ने मना कर दिया है कि वो 40 जो एमएलए हैं एकनाथ शिंदे फैक्शन के, उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे और इन्होंने यहाँ पर जो ऑथेंटिसिटी है शिवसेना की उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है। चलिए, तो क्या हमें ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बातें समझनी है? बिल्कुल नहीं, हम सीधे चर्चा करेंगे 10th शेड्यूल के बारे में। देखिए 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, जिसे 1985 में लेकर आया गया था। क्यों लेकर आया गया था? जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जो कि यूजुअली डिफेक्शन लेजिस्लेचर की वजह से देखने के लिए मिली थी इन द 1960s एंड 70s, उसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए कि बार बार सत्ता पलटे नहीं एंड डिफेक्शन की वजह से, इसको ही मेंटेन करने के लिए, और जो डाउनफॉल हो जाता है इलेक्टेड गवर्नमेंट का उसको यहाँ पर नियंत्रित रखने के लिए 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ 1985 में 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर बनी रह सके, और यहीं पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लेकर आया गया। 10th शेड्यूल आउटलाइन करता है एंटी डिफेक्शन लॉ को और स्टेपुलेट करता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी हु वॉलेंटियरली गिव अप देयर पार्टी मेंबरशिप और वोट अगेंस्ट पार्टी इंस्ट्रक्शन इज लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। सो वापस से समझ लीजिए कि दल बदल कानून यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जितनी भी चीज़ें आप बात कर रहे हैं, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी की विल के खिलाफ यहाँ पर वोट दे रहा है, ठीक है, या वॉलेंटियरली अगर आप देखेंगे तो वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ रहा है, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। ओके, एक सवाल आ जाता है कि ज़रूरत क्यों पड़ी 10वीं अनुसूची की? तो देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं, तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत इंटीग्रल रोल होता है। क्यों? क्योंकि हम सभी वोट देकर इनको यहाँ पर जिताते हैं, लेकिन बार बार इस तरीके की जो सरकार आपस में विधायक और सांसद जोड़ तोड़ करते हैं, सरकार गिराने की कोशिशों में लगते हैं। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट फेमस हुआ था 1960-1970 में, आया राम गया राम, ये धारणा यहाँ पर प्रचलित हो गई थी। आपको एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आई मस्ट से आप उस वीडियो को डेफिनेटली देखें, ठीक है। सो विधायकों और सांसद की इस जोड़ तोड़ से बचने के लिए 1960-70 के दशक में आया राम गया राम की अवधारणा को रोकने के लिए ही इस प्रकार के कानूनों को लेकर आया गया था। सो दल बदल विरोधी कानून आखिर बोल क्या रहा है? देखिए, इसके अंदर जो भी जनप्रतिनिधि है उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर जो व्यक्ति है जो कि यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं, अगर वो स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई मान दिया जाता है। दूसरा, अगर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य है और वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। तीसरा, यदि कोई मेंबर है, अगर किसी मेंबर द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है, लाइक सपोज पार्टी ने बोला कि हम इस पर्टिकुलर मत पर वोट करेंगे, आप यही वोट करिए, लेकिन वो उसके विपरीत वोट करे, तभी भी यहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाता है। या फिर कोई व्यक्ति जानबूझकर यहाँ पर वोटिंग से खुद को अलग रखे, या फिर 6 महीने की समाप्ति के बाद भी वो किसी भी राजनीतिक दल का पार्ट ना बने जहाँ पर उसको मनोनीत किया गया है, ऐसी कैटेगरी में यहाँ पर अयोग्य करने का अधिकार है। हालांकि इसके अपने कुछ अपवाद भी हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वो अपनी पार्टी से डेफिनेटली इस्तीफा देगा और अपना पद भी छोड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर उसने रेजिग्नेशन तो दिया है, बट उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। दूसरा, यदि किसी पार्टी के 1/3, अगर आप बात कर रहे हैं, जब हम 1/3 विधायक अगर किसी पार्टी के हैं और वो विलय के पक्ष में यहाँ पर मतदान कर देते हैं, तो एक पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय भी किया जा सकता है। ऐसे में भी डिस्क्वालिफिकेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहीं पर जो टर्म है विप, उसको यहाँ पर जारी कर दिया जाता है, विच रिफर्स टू अ मेंबर अपॉइंटमेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू इशू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दी वोटिंग। जो विप यहाँ पर निर्देश दी जाती है कि भाई इस पर्टिकुलर पक्ष में आपको वोट देना है। ये कुछ शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए।
सो जैसे अभी हमने डिस्कस करा, 1/3 मेंबर जो लेजिस्लेटिव पार्टी के हैं, इफ दे आर स्प्लिटिंग टू फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप एंड द मर्जर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी विद अनदर पार्टी, दिस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर। 2003 में जो पैरा 3 है जो अलाउ करता है 1/3 मेंबर टू स्प्लिट वॉज ओमिटेड टू स्ट्रेंथ द एंटी डिफेक्शन लॉ, और यहीं से अनऑथोराइज्ड जो फैक्शनल स्प्लिट है उसको डिस्करेज किया गया। जैसे ही रिमूवल हमें देखने के लिए मिलता है पैरा 3 का फ्रॉम द 10th शेड्यूल, इसकी वजह से बहुत सारे इंस्टेंस होने लगे जहां पे 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी इफेक्टिवली डिफेक्ट वाइल क्लेमिंग टू बी द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, और ऐसे में जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो रूल हैं उनको यहाँ पर अवॉइड किया गया। सिमिलर सिचुएशन यहाँ राजस्थान में भी हुई थी 2019 में, गोवा में 2022 में हमें देखने मिली थी, जहाँ पर मेंबर मर्ज हो गए थे एक दूसरी पार्टी में ताकि यहाँ पर वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच सके। ऐसे में जो स्पीकर का रोल है, जो उनका कंसर्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए जो अथॉरिटी है ये डिसाइड करने की किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर रखा जाएगा या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये पूरी की पूरी पावर होती है स्पीकर ऑफ द हाउस के हाथ में। ऐसे में ये जो रोल है ये यहाँ पर एक इम्पार्शियलिटी से फुलफिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ इंस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो स्पीकर के जो फेवरिज्म वाला जो रवैया है, जो व्यवहार है, वो भी कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर रहा है। इसी में अगर हम KM सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर के केस की बात करें तो यहाँ पर रिकमेंड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू ट्रांसफर दिस पावर टू एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, ताकि एक अनबायस्ड डिसीजंस हमें देखने के लिए मिल सके। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1971 केस में भी बात करी थी कि 3 टेस्ट फॉर्मूला के ऊपर काम करना चाहिए, जहां पर इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन करे कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है। ठीक है, हालांकि इनके लिए कोई खास डिसीजन लिए नहीं गए और इसी के कारण इस तरीके के जो मुद्दे हैं, जो विवाद है, वो हमें बार बार देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस पर्टिकुलर डिस्कशन का। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो, सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है, क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या इसके की प्रोविजंस है, अगर आप इस सब का एक रिटन डिटेल फॉर्मेट यहाँ पर चाहते हैं तो आप हमारे इस डिस्कशन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल राउज अकेडमी ऑफिशियल पर मिल जाएगा। साथ ही इसके लिए डायरेक्ट लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भी देखने के लिए मिलेगी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ICMR स्टार्ट रिवाइजिंग करंट नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इनिशिएट किया है कि ये रिवीजन करेगी नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट का और एक्नॉलेज करेगी एक कंसीडरेबल टाइम सिंस जब इसको रिलीज़ किया गया था 2019 में। तो पहला सवाल आ जाता है कि आखिर ये NEDL विच इज़ द नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट जो है ये है क्या। इम्पॉर्टेंट समझिए, देखिए ये जो मूव है ये एम करता है कि एक ऑप्टिमाइज लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी हो सके एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट की अक्रॉस ऑल टेयर ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इंडिया, और ऐसा करने वाला देखिए इंडिया पहला देश बन गया है। इंसेप्शन समझे तो देखिए NEL का एक्सटेंशन हमें देखने मिला था, बिल्ड देखने मिला था, बहुत सारे इनिशिएटिव थे जैसे फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनिशिएटिव FDI, जिसके अंतर्गत जुलाई 2015 में नेशनल हेल्थ मिशन यहाँ पर चालू हुआ था और यहीं पर शुरुआत की गई थी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाने की। NEDL को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था कि ये प्रत्येक स्तर की जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, चाहे हम विलेज स्तर पर बात कर रहे हों, प्राइमरी केयर की बात कर रहे हों, सेकेंडरी या टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हों, सभी को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट प्रिपेयर करें। यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट एसेंशियल जो भी जितनी भी डिसीज़ेज़ के लिए आवश्यक होते हैं, साथ ही जो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ेज़ होती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, फिलरीसियस, चिकनगुनिया, जापानीज़ एनसेफेलाइटिस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे HIV, हेपेटाइटिस A B C E, ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी के लिए जितने भी स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जो भी रिकमेंडेशन हैं, उन सभी को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया था। अब देखिए,
जो इसका उद्देश्य था ये कंप्लीशन करना था जो भी इसेंशियल और फंडामेंटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं इंडिया में, ताकि इसको प्रत्येक स्तर पर हेल्थ केयर फैसिलिटी में एक्सेसिबल बनाया जा सके। ओके, ये लेवल्स में अगर हम बात करें तो WHO ने देखिए 2018 में रिकमेंड किया था कि एक ऐसी लिस्ट प्रत्येक कंट्री को बनाने की आवश्यकता है जहां पर इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट सभी के पास हो, और ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था WHO का, ताकि इन विट्रो डायग्नोस्टिक को पूरे जितने भी टीयर हैं, जिस भी देश की आप बात कर रहे हैं, उन सभी में यहाँ पर इसको फैसिलिटेट किया जा सके, बोथ विद एंड विदाउट ऑन साइट लेबोरेटरीज। और इसी के रिस्पॉन्स में ICMR ने रिलीज़ करी थी इंडिया की पहली NEDL लिस्ट 2019 में, ताकि जितने भी डायग्नोस्टिक हैं उनका एक इंटीग्रल कंपोनेंट यहाँ पर तैयार किया जा सके। अब देखिए इम्पॉर्टेंट समझिए, इम्पॉर्टेंस यहाँ पर क्यों हो जाता है, जब क्वालिटी अश्योर्ड डायग्नोस्टिक यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यहाँ पर पहुँचाना है, विच इज़ दी 3 and 8, वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। एक एनहांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम आपको देखने के लिए मिल रहा है जिसमें एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर होगी, पेशेंट आउटकम हमें देखने के लिए मिलेगा, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हैं वो भी कम हो जाएंगे, इफेक्टिव यूज़ होगा पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का, साथ ही साथ जो डिसीज़ का बर्डन है वो भी यहाँ पर कम होगा, सर्विलेंस करने में आसानी हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट जितनी भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के केस हैं उन्हें भी एड्रेस करना, डायग्नोशन करना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही NEDL यहाँ पर एनकरेज करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को, डायग्नोस्टिक सर्विसेज को। ऐसे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आसान होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, इनोवेशन हमें देखने मिलेगा, और अगर हम ऑन एन एवरेज तौर पर बात करें तो कॉस्ट रिडक्शन ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब जब भी इस लिस्ट को यहाँ तैयार किया जा रहा है तो कुछ फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जा रहा है कि एसेंशियल टेस्ट क्राइटेरिया कहाँ होंगे। स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें तो दे आर एनकरेज टू प्रपोज टेस्ट दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया लाइक प्रायोरिटी फॉर हेल्थ केयर नीड्स, alignment with the disease prevalent and public health significance, demonstrated efficacy बताइए, accuracy क्या होगा, cost effectiveness क्या होगी, ये चीज़ें बतानी है। सो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें जो रिवीजन है इंडियन नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट का, ये क्रूशियल स्टेप है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे लिए एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट को एक्सेसिबल बनाया जा सके प्रत्येक स्तर में। जब हम इसको अलाइन कर देंगे डिसीज़ बर्डन के साथ तो आप देखिए जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारा एम है कि हमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर होगी। साथ ही एक कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्टिव अप्रोच के साथ जितनी भी हमारी हेल्थ केयर नीड है हमारे देश की उनको फुलफिल किया जा सकेगा, विच इज़ एक्सट्रीमली वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं ICMR के बारे में कि आखिर ICMR है क्या, इसको कब बनाया गया था। तो ICMR का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। न्यू दिल्ली में एक अपेक्स बॉडी है जो कि फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है और प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च को। अगर हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी इन द वर्ल्ड। 1911 में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको यहाँ पर सेटअप किया था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम पर, और इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट था कि स्पॉन्सर करना और कोऑर्डिनेट करना मेडिकल रिसर्च को कंट्री में। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस में किए गए और साथ ही इसको रीडिज़ाइन किया गया इन 1949 और ICMR यहाँ पर हम सभी के सामने आ गया। ICMR की बात करें तो इसे डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया जाता है और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। चाहे हम बात करें हेल्थ चैलेंजेस से निपटने की, फॉर्मुलेट करने की हेल्थ पॉलिसीज़ की, या जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट करने की, इन सभी के लिए ICMR रिस्पॉन्सिबल देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं जो ICMR के अंदर आते हैं, जैसे आप बात करें नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मलेरिया साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये सारे इंस्टीट्यूशन ICMR के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। चलिए, इंडिया ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है एक्विजिशन ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना, और ये अपने आप में लिथियम एक्सप्लोरेशन का एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव हमें देखने के लिए मिलता है।
हम अगर बात करें, माइंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये काम लिया है थ्रू द खानजी बिदेश इंडिया लिमिटेड विच इज़ काबिल, जो यहाँ पर साइन किया गया है एग्रीमेंट अर्जेंटीना स्टेट ओन कैमियन विच इज़ दी काटमारा माइनीरिया वाई एनर्जेटिका, ये यहाँ की जगह का नाम है, फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स। देखिए इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है, इंडिया की लिथियम डिमांड बहुत ज़्यादा है और अगर हम इसी वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू करता है अराउंड 24,000 करोड़, और ऐसे में इंडिया पूरी तरीके से रिलाई हो जाता है इंपोर्ट पे प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम दी चाइना। लिथियम एक क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स है जब हम ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, ऐसे में एनर्जी स्टोरेज की बात करें, मोबाइल फ़ोन बैटरीज की बात करें, ईवीज़ की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, सभी जगह लिथियम इंपॉर्टेंट है। और जब हम अर्जेंटीना की बात करते हैं तो ये है लिथियम ट्रायंगल का पार्ट। विश्व का जो सबसे ज़्यादा लिथियम हमें देखने मिलता है वो इन 3 जगह पर आपको देखने मिलेगा, अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, और इसी का पार्ट बन जाता है अर्जेंटीना, जहां पर एक सिग्निफिकेंट लिथियम रिसोर्स हमें देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे में इंडिया की पार्टनरशिप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अर्जेंटीना की बात करें तो वो जाना जाता है अपने लिथियम ट्रायंगल के लिए, और सेकेंड लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ये भी हमें अर्जेंटीना में देखने के लिए मिल जाता है। वहीं थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है दुनिया का यहाँ पर, और फोर्थ लार्जेस्ट अर्जेंटीना है प्रोडक्शन के सेक्शन में। लिथियम ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं, सिंस ये बात यहाँ पर निकल कर आई है तो ट्रायंगलो डेल लिटियो ये एक स्पेनिश शब्द है, जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको ये नाम दिया गया है। इस सिग्निफिकेंट रीजन की अगर हम बात करें, एंडीज में इसको जाना जाता है एबंडेंट लिथियम रिजर्व के नाम से, और यहाँ पर आपको 3 बॉर्डर जगह देखने मिल जाती हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ये एरिया कैरेक्टराइज किया जाता है विद द वास्ट सॉल्ट पैन्स, with the 3 main ones being Salar de Uyuni which is the Bolivia, Salar de Atacama which is the Chile, and the Salar del Hombre Muerto which is the Argentina। ये नाम आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। लिथियम ट्रायंगल प्राइमरली कॉन्सेंट्रेट करता है सॉल्ट पैन्स पर अलोंग द अटाकामा डिजर्ट एंड द एडजेसेंट एरिड रीजन। इसी वजह से आप देखेंगे ये तीनों जगह बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। सलार डी अटाकामा की बात करें अगर हम चिली में, तो यहाँ पर हाईएस्ट लिथियम कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 0.15 बाय वेट हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। लिथियम रिच एरिया होने की वजह से एक पर्टिकुलर शेप यहाँ हमें देखने मिल जाता है, एक क्रिसेंट शेप रीजन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है फ्रॉम दी सलार डी सुरेरा विच इज़ दी 19 डिग्री साउथ, ये आप यहाँ पर देख सकते होंगे। साथ ही नॉर्थ में सलार डी मैरिक्वागा विच इज़ दी 27 डिग्री साउथ, और इसी के कारण इसका जो शेप बनता है इट इज़ दी ट्रायंगल इन शेप, और यहीं से इसका नाम हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए बात करते हैं कि खानजी बिदेश इंडिया लिमिटेड क्या है, इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की कंपनीज ये हो जाती हैं। तो देखिए खानजी बिदेश लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसको 3 मेजर इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ में यहाँ पर माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंतर्गत 2019 में फॉर्म किया गया था। कौन कौन इसमें शामिल है? सबसे पहले नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड विच इज़ दी नाल्को, जो कि हमारी एक नवरत्न कंपनी है और एक लीडिंग इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का इंडिया में। इसके अंदर बॉक्साइट माइनिंग, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग भी किया जाता है। दूसरा हमें देखने मिल जाता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एक अगेन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि एक्सप्लोरेशन करता है, माइनिंग करता है और प्रोसेस करता है कॉपर ओर को मेजर कॉपर इंडस्ट्रीज के लिए। इसका काम हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो तीसरी कंपनी आ जाती है इट इज़ दी मिनरल एक्सप्लोरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड। ये यहाँ पर रोल प्ले करता है जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन का, असेसमेंट का इन डिफरेंट मिनरल्स। काबिल की अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पर सिक्योर करना है, एक्सेस करना है स्ट्रैटेजिक मिनरल असेट्स को ग्लोबली, फैसिलिटेट करना है एक्सप्लोरेशन और एक्विजिशन को मिनरल रिसोर्स की कैटेगरीज में, कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उन सभी को यहाँ पर शामिल करना इनका मुख्य उद्देश्य है। लिथियम की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से Li इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो इट्स 3, एटॉमिक मास की बात करें तो इट इज़ दी 6.94, और कैटेगरी की बात करें तो एक एल्कलाई मेटल के क्षेत्र में इसको रखा जाता है। लिथियम एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जो कि
यहाँ पर बहुत आराम से, लाइक नेचर में बहुत आराम से आपको देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। यूजुअली अगर हम बात करें तो इसे मिनरल्स और ब्राइन्स में से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग मिनरल से अगर हम बात करें तो मिनरल में जो सोर्सेज हैं वो कुछ ये सोर्सेज आपको देखने मिलेंगे। वहीं ब्राइन में लिथियम रिच ब्राइन सोर्स सच एज दोज फाउंड इन सॉल्ट फेल्ट्स, जिन्हें हम सलार बोलते हैं, जो अभी हम डिस्कस करके आए थे, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन का सोर्स देखने के लिए मिलता है। प्रोडक्शन और रिजर्व की बात करें तो लीडिंग कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना और अर्जेंटीना हमें देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बोलीविया लिथियम रिजर्व का सबसे ज़्यादा, पर्टिकुलर सलार डी यूआईनी की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र बोलीविया में हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सॉल्ट रिच रीजन होते हैं। एप्लीकेशन की जैसे हमने बात करी, बैटरीज में बात कर लें, ग्लास और सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ में बात कर लें, फार्मास्यूटिकल या ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स में बात कर लें, ये लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। लिथियम आयन बैटरीज बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर देती हैं ईवीज के सेक्शन में। लाइट वेट होती हैं, हाई एनर्जी डेंसिटीज़ होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं, दैट इज़ वाई दे बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स कम टू ग्रीन एनर्जी। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो 2 क्वेश्चन है, एक इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है एंड अनदर क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on our website, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही डीएनआर से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप जानना चाहते हैं कि डीएनआर को कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो आप मुझे प्रज्ञा पांडे @rausacademy.in पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.